कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकी फुटबॉल मैच देखते हैं जहां निकी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ वीआईपी स्टैंड में आराम से बैठा होता है। मैच चल रहा होता है लेकिन निकी का ध्यान खेल से ज्यादा भीड़ पर होता है। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो अपनी सीट से उठकर बाहर जाने लगती है। उसी पल निकी के दिमाग में एक शरारती सा आइडिया आता है। वह जेस से छोटी सी शर्त लगाता है और कहता है, चलो देखते हैं कि उस लड़की को देखकर कितने लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। पास ही बैठे एक आदमी ली युआन भी इस शर्त में शामिल होना चाहता है और निकी मान जाता है। सब लोग मजाक मजाक में 10-10 डॉलर की बाजी लगाते हैं और गिनती शुरू करते हैं। जब लड़की स्टैंड से बाहर जाती है तो आखिरी गिनती में पता चलता है कि 7 लोगों ने उसे पीछे मुड़कर देखा। इस शर्त में जेस का अंदाजा सबसे करीब होता है, इसलिए वही जीत जाती है। ली युआन बिना किसी हिचकिचाहट के जेस को पैसे दे देता है और फिर अगला राउंड शुरू करने की बात करता है। इस बार शर्त होती है कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस ये कहकर बाहर हो जाती है कि उसे खेल की ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन निकी कूद पड़ता है और 1000 डॉलर की बाजी लगाता है। जैसे ही सीटी बजती है रेफरी फाउल का इशारा करता है और वही टीम दोषी निकलती है जिस पर निकी ने दांव लगाया था। वह जीत जाता है और पैसे अपनी जेब में रख लेता है। हारने के बाद भी ली युआन और ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, चलो इस बार 5000 डॉलर की बाजी लगाते हैं। अब सवाल होता है कि खिलाड़ी गेंद पास करेगा या खुद दौड़ेगा। निकी 5000 डॉलर की बाजी लगाने में थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन आखिरकार मान जाता है। ली युआन अंदाज़ा लगाता है कि खिलाड़ी दौड़ेगा जबकि निकी कहता है कि वह पास करेगा। जैसे ही सीटी बजती है खिलाड़ी सच में गेंद लेकर दौड़ पड़ता है। इसका मतलब निकी 5000 डॉलर हार जाता है। अब निकी कहता है, ठीक है, हम 5000 डॉलर हार गए, बस यहीं रुकते हैं, और जेस से कॉफ़ी पीने चलने को कहता है। वह उठकर जाना चाहता है लेकिन ली युआन जोर देता है। वो कहता है, तुम वीआईपी लाउंज में बैठे हो, तुम्हारे पास पैसा है, 5000 डॉलर के लिए इतना परेशान क्यों हो। चलो एक और बाजी लगाते हैं, इस बार 10,000 डॉलर की। आखिरकार निकी मान जाता है। अब सवाल होता है कि अगला पास सही होगा या नहीं। निकी कहता है हाँ, लेकिन दूसरी टीम पास इंटरसेप्ट कर लेती है। अब तक निकी 15,000 डॉलर हार चुका होता है। पैसे निकालते समय निकी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वह एक पल सोचता है और कहता है, चलो इस बार 50,000 डॉलर की बाजी लगाते हैं। ये सुनकर जेस चौंक जाती है लेकिन निकी का चेहरा गुस्से से भरा होता है। इस बार भी किस्मत उसका साथ नहीं देती। वह अगली बाजी भी हार जाता है और उसे फिर से भारी रकम गंवानी पड़ती है, 50,000 डॉलर। अब जेस उसे तुरंत रुकने के लिए कहती है लेकिन निकी का गुस्सा और उसका अहंकार उस पर हावी हो जाता है। बिना ज्यादा सोचे वह अगली बाजी 1 लाख डॉलर की लगा देता है। ली युआन हंसता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा भी है। निकी चुपचाप पैसों की पूरी गड्डी मेज पर पटक देता है। ये देखकर ली युआन भी जोश में आ जाता है। इस बार निकी दांव लगाता है कि अगला पास इंटरसेप्ट हो जाएगा और पूरा नहीं होगा। लेकिन पास सफल हो जाता है। अब निकी 1 लाख डॉलर और हार चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि वह इस दलदल से कैसे निकले। जेस भी उसके इस बर्ताव से हैरान रह जाती है लेकिन अब खेल बहुत गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका होता है। निकी कहता है, मेरे पास अब 10 लाख डॉलर बचे हैं, चलो सब कुछ दांव पर लगाते हैं। देखते हैं इस बार कौन जीतता है। अंतिम फैसला ताश के पत्तों से होना था। लगातार जीतने की वजह से ली युआन अब जोश में पागल सा हो चुका होता है। वह निकी को किसी एटीएम मशीन की तरह देखने लगता है। ली युआन अपना पत्ता निकालता है, वह होता है क्लब्स का 5। अब निकी को बस 5 से बड़ा पत्ता निकालना है। उसके जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। निकी पूरे आत्मविश्वास के साथ पत्ता उठाता है और पलटता है लेकिन वह निकलता है हार्ट्स का 3। ये देखते ही जेस अपनी कुर्सी से गिर पड़ती है। जब निकी ने यह खेल शुरू किया था तब उसका इरादा सिर्फ 10 डॉलर की शर्त लगाने का था लेकिन अब वह 10 लाख डॉलर से ज़्यादा हार चुका था। इतनी शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। वह चुपचाप जेस का हाथ पकड़ता है और बाहर जाने लगता है। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है लेकिन ली युआन उसका और मजाक उड़ाने लगता है। वह कहता है, मास्टर से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। निकी रुकता है और एक और बाजी लगाता है, इस बार 20 लाख डॉलर की। अब शर्त कुछ अलग होती है। निकी चुनौती देता है कि ली युआन दूरबीन से किसी भी खिलाड़ी को चुन सकता है और अगर निकी उस खिलाड़ी का जर्सी नंबर सही बता दे तो जीत उसी की होगी। ली युआन थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। वह कहता है, ये तो दिमाग पढ़ने जैसा है। उसे लगने लगता है कि निकी खुद ही हार की ओर बढ़ रहा है। ली युआन को ये शक भी होने लगता है कि कहीं निकी धोखा तो नहीं कर रहा। उसका शक दूर करने के लिए निकी कहता है, ठीक है, मैं अंदाज़ा नहीं लगाऊंगा, इस बार जेस बताएगी। जेस गुस्से से निकी को देखती है। उसे समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। वह कहती है, इतने सारे लोगों में से सही जर्सी नंबर बताने की क्या संभावना है। ये कहकर वह वहां से जाने की कोशिश करती है लेकिन ली युआन का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और उनके बीच हल्की झड़प हो जाती है। जेस खुद को थोड़ा संभालती है। निकी उससे कहता है कि बस चारों तरफ देखो और जो भी नंबर तुम्हें अपना सा लगे वही बोल देना। तभी ली युआन चुनता है। ली युआन ने दूरबीन उठाई और एक खिलाड़ी को चुन लिया। इसके बाद जेस ने दूरबीन ली और पूरे मैदान पर नजर दौड़ाने लगी। उसे हर तरफ जर्सी नंबर ही नंबर दिखाई दे रहे थे। वह कैसे अंदाज़ा लगाए। तभी उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसे निकी की बात याद आ गई कि उसे वही नंबर चुनना है जो उसे अपना सा लगे। उनका दोस्त फहद जर्सी नंबर 55 पहने हुए था। जेस समझ गई कि यह सब निकी की योजना का हिस्सा है।
उसने कहा, नंबर 55, और वह बिल्कुल सही जवाब था। ली युआन हैरान रह गया। जेस के मन में ये सवाल भी उठा कि निकी को कैसे पता था कि ली युआन यही नंबर चुनेगा। लेकिन उस पर यह बात मायने नहीं रखती थी। वे शर्त जीत चुके थे। दोनों को 10-10 लाख डॉलर का मुनाफा हुआ और उनका सारा हारा हुआ पैसा वापस आ गया। वे दोनों पैसों से भरे 2 बड़े बैग लेकर स्टेडियम से बाहर निकले। कार में बैठकर निकी ने जेस को बताया कि यह सब पहले से तय की गई योजना थी। वे काफ़ी समय से ली युआन पर नज़र रखे हुए थे। ली युआन अपने बुरे जुए की आदतों के लिए हाई सोसाइटी में काफ़ी मशहूर था। उसके सामने कोई भी शर्त रखी जाती, वह तुरंत कूद पड़ता। निकी की टीम ने पूरा खेल पहले ही सेट कर रखा था। जैसे ही ली युआन अपने होटल के कमरे से बाहर निकला, उसके अवचेतन मन में 55 नंबर बैठा दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड के बैज पर 55 लिखा था। स्टेडियम तक जाने वाले रास्ते के साइन बोर्ड्स पर भी वही नंबर दिखाई दे रहा था। सिर्फ दिखाया ही नहीं गया, उसे सुनाया भी गया। मैच देखने जाते वक्त ली युआन की कार में एक गाना चलाया गया, जिसमें 55 नंबर बार बार दोहराया गया था। उस गाने में यह नंबर 124 बार बोला गया, जिससे उसका ध्यान लगातार उसी ओर खिंचता रहा। उसे फरहाद की एक फ़ोटो भी दिखाई गई थी, जिससे उसके दिमाग में एक साफ तस्वीर बन गई। यही वजह थी कि जब ली युआन ने दूरबीन से देखा तो उसका मन अपने आप 55 नंबर की तरफ चला गया और जेस ने फरहाद को देखते ही 55 कह दिया। जेस को पहले से कुछ भी नहीं बताया गया था, ताकि पूरे खेल के दौरान उसके भाव बिल्कुल स्वाभाविक रहें। इस तरह किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। सब कुछ सुनने के बाद जेस निकी से पूरी तरह प्रभावित हो गई। इसके बाद कहानी हमें कुछ दिन पीछे ले जाती है। कुछ दिन पहले ही निकी एक कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके पास जेस बैठी थी। तभी एक आदमी उसकी कनपटी पर बंदूक ताने खड़ा था। जेस उसके बगल में थी, जिससे वह हाल ही में मिला था। साफ था कि किसी ने निकी को फंसा दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं था। वह शांति से बोला, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अगर गोली चलानी है तो चला दो। बंदूक वाला आदमी निकी की प्रतिक्रिया देखकर तुरंत समझ गया कि यह आदमी चालाक है, बल्कि उनसे भी ज्यादा शातिर। और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। निकी एक माहिर ठग था, जो छोटी मोटी ठगी बड़े हुनर से करता था। जेस ने चाल चलकर निकी को उस कमरे तक पहुंचाया था, लेकिन निकी ने उसमें एक जन्मजात काबिलियत देखी। उसमें एक काबिलियत थी। उस समय जेस कुछ भी नहीं समझ पाई थी। जब बंदूक वाला आदमी चला गया तो निकी ने जेस से कहा, तुम में एक खास हुनर है। अगर तुम लोगों को बहकाने और धोखा देने की इस कला को निखार लो तो बहुत आरामदायक जिंदगी जी सकती हो। निकी ने कहा, यह हमारा पारिवारिक धंधा है। मेरे पिता, उनके पिता, सब ठग थे। हम खून से ही धोखेबाज हैं। हर चाल, हर हरकत हमारे लिए एक खेल है। बिना समय गंवाए जेस ने कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। निकी मान गया। बाहर निकलते समय उसने जेस की एक अंगूठी चुरा ली और जेस को इसका पता तक नहीं चला। जब तक उसे अंगूठी का एहसास हुआ, उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी। और जब उसने घड़ी अपने हैंडबैग में रखी थी, उसी दौरान निकी उसका बटुआ भी निकाल चुका था। इन सब करतबों के बाद निकी ने कहा, हाथ की सफाई, सही टाइमिंग और थोड़ा सा स्टाइल। फिर निकी ने उसे अलविदा कहा और चला गया। कुछ महीनों बाद जेस को निकी न्यू ऑर्लिन्स में मिला, जहां वह एक नई टीम बना रहा था। यह मुलाकात असल में एक परीक्षा थी। वह देखना चाहता था कि जेस उसकी टीम में शामिल होने लायक है या नहीं। जब जेस ने हाँ कहा तो निकी ने उसे अपनी टीम के एक सदस्य के साथ मेले में भेजा। ये जेस का पहला प्रैक्टिकल असाइनमेंट था। वह हाथ में नक्शा लेकर लोगों से रास्ता पूछने लगी। जब वह लोगों का ध्यान भटका रही थी, तभी उसका साथी चुपचाप एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लेता था। फिर टीम का एक और सदस्य जानबूझकर एक आदमी से टकराया और जेस ने उसका बटुआ निकाल लिया। अब जेस को अपने चोरी करने के अंदाज पर भरोसा होने लगा था। चॉपस्टिक की मदद से उसने एक और महिला के बैग से उसका बटुआ निकाल लिया। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि किसी को शक तक नहीं हुआ। निकी यह सब एक इमारत की ऊंचाई से देख रहा था। उसने टीम से कहा कि अब जेस को अकेला छोड़ दो। अब उसकी बारी थी अकेले खेलने की। जेस एक के बाद एक महंगी चीजें चुराने लगी और हर चोरी के साथ निकी का उसके लिए सम्मान बढ़ता गया। अब निकी ने उसे एक और बड़ा मिशन दिया, इस बार एक हाईटेक स्कैम। खास लेंस की मदद से वे दूसरे खिलाड़ियों के पत्ते देख सकते थे और आसानी से जीत जाते थे। क्रेडिट कार्ड चुराने का भी एक पूरा सिस्टम था। चुराया गया कार्ड चोरी छिपे एक टीम मेंबर तक पहुंचाया जाता, जहां एक डिवाइस उसके डेटा को कॉपी कर लेती थी और फिर वही कार्ड वापस उसके मालिक की जेब में रख दिया जाता था। जब तक किसी को समझ आता, उसका पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता। एक और घोटाला नकली एटीएम मशीन का था। जब भी कोई पैसे निकालता, एटीएम चुपचाप उसका पिन सेव कर लेता था। बाद में फहाद उस मशीन को हटा देता और सारा डेटा चुरा लेता। सभी चुराए गए क्रेडिट कार्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में छांटा जाता था। चुराए गए क्रेडिट कार्ड से महंगे लग्जरी सामान खरीदे जाते थे और आखिर में उनका डेटा ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। एक दिन जेस ने एक बेहद खूबसूरत हार देखा और उसे पहन लिया, लेकिन निकी ने तुरंत उसे उतारने के लिए कहा। उसने सख्ती से समझाया कि सारी चीज़ें बेचनी हैं, कोई भी सामान निजी तौर पर अपने पास नहीं रखना है। जेस पहली बार इतनी बड़ी ठगी को इतने पास से देख रही थी। अगले दिन जेस और फहाद एक अमीर इलाके में घूम रहे थे। उनका काम था अभिनय करना।
फरहाद अचानक बेहोश हो गया और जेस जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्लीज़ कोई मदद करो, प्लीज़। ये सब ध्यान भटकाने के लिए था। इसी दौरान टीम के बाकी लोग आसपास मौजूद अमीर लोगों से चोरी करने लगे। काम पूरा होते ही पूरी टीम एम्बुलेंस में छिपकर वहां से निकल गई। पूरा प्लान इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। उस रात सभी ने मिलकर जश्न मनाया। निकी ने सबकी तारीफ की क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में $1.2 मिलियन कमा लिए थे। अगले दिन टीम के सभी सदस्य अलग अलग होने की तैयारी करने लगे। सारे दस्तावेज नष्ट कर दिए गए और निकी ने सबको भरोसा दिलाया कि कुछ ही दिनों में पैसे उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। लेकिन टीम के पुराने सदस्यों को पता था कि निकी का अभी एक आखिरी मिशन बाकी है। अगली सुबह निकी जेस को स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में ले गया। उसने जेस के सामने पूरा डेमो दिखाया कि कैसे कुछ ही मिनटों में $1 मिलियन कमाए जा सकते हैं। अब तक जेस को निकी से प्यार होने लगा था। उसे लगने लगा था कि वह निकी की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वह उसे ये सब दिखा रहा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि निकी ने उसे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ग्रुप में शामिल किया था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो निकी ने उसे $80,000 नकद दिए और आखिरकार अलविदा कह दिया।